नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 32वीं रैंक हासिल हुई है। इस सूची में वह पिछले साल 61वें स्थान पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले एक साल के कार्यकाल को आधार बनाया गया है और आपको बता दें कि जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक 1060 हेल्पलाइन की बैठक के दौरान निर्देश दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रयास किए जाएं। बता दें कि विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विभागों की ओर से इसके समाधान के लिए उचित कार्यवाही की जाए। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर ट्रांसफर किया जाए। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं, समस्याओं के समाधान के निर्देश, और ऐसे में बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं तुरंत तत्काल तौर पर उसको समस्याओं का समाधान निराकरण किया जाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ और ब्रोशर का विमोचन किया है। और इस ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। भागीरथ मोबाइल के माध्यम से अपने क्षेत्र के जल संकट के बारे में जानकारी साझा कर सकेंगे। एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी इस कार्यशाला में शामिल हुए और उन्होंने भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। और भागीरथ मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं न कहीं उन जटिलताओं को उजागर करने में आसानी होगी, यानी कि क्षेत्र के लोगों के माध्यम से सीधा इसमें जल संकट को लेकर आप अपडेट कर सकते हैं। उधर धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं, जो कि पूरे एक हफ्ते तक चलने वाले हैं। और वहीं जनपद देहरादून में जिला पूर्ति विभाग की तरफ से भी इन बहुउद्देशीय शिविरों में स्टॉल लगाए गए हैं। और इस बात का देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि इन शिविरों में हमारे विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा अभी सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। और वहां पर हम राशन कार्ड में नाम, किसी का परिवार का नाम ऐड करना, सदस्य का नाम ऐड करना या उसमें से डिलीट करना, डिडक्ट करना, वो भी हम कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक बहुउद्देशीय शिविरों में हमारे इंस्पेक्टर्स स्टॉल लगा रहे हैं और स्टॉल के अंतर्गत जो विभागीय योजना है उनका लाभ उनको जन सुविधा को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में दिए गए बयान का समर्थन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मोहर लगाई है
जिन बातों को कांग्रेस पिछले 8 सालों से कहते आई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से मांग की कि राज्य में खनन की क्या स्थिति है, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और साथ ही साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो अवैध खनन हुआ है सरकार उसका भी ब्यौरा दे। खनन की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग है यहाँ पर कहीं न कहीं, और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ जो है खनन हुआ है उसके भी ब्यौरा दे। सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है त्रिवेंद्र रावत के बयानों का समर्थन किया है। खनन की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाए, ये उनकी मांग। कांग्रेस जो खनन के बारे में लगातार बात करती आई है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हम सारी पार्टी के लोग अवैध खनन के बारे में जो आवाज उठाते आए हैं, आज ये साबित हो गया है जिस प्रकार से लोकसभा में लगातार दूसरी बार इस प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं हरिद्वार से, उन्होंने हमारी बात पर मोहर लगा दी है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का ढुलान करने वाले डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों की जान ले रहे हैं। प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। प्रदेश में जो सरकारी संरक्षण है वो खनन के लोगों को जो अवैध खनन कर रहे हैं उनको प्राप्त है। ये भैया वो कह रहे हैं प्रदेश का उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत का कहना है कि कांग्रेस की विशेष समुदाय परस्त में और विभाजन वाली सोच को वक्फ, मुस्लिम पर्सनल आदि तमाम विवादों की जड़ है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता के प्रतीक जिहाद शब्द को क्रांति से जोड़ना देश और प्रदेश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों का अपमान है। विधायक महंत दिलीप रावत का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस को घेरते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उधर उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में इन अवैध मदरसों के पीछे कहीं बाहर से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार ने जांच की बात कही है। वहीं अब कांग्रेस इसको लेकर जो है सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है तो सरकार क्या कर रही है। रावत ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये कैसी सरकार है कि 8 साल से इन्हें पता नहीं चला कि अगर मदरसे अवैध हैं तो 8 साल से क्यों चलने दिए। यदि बाहर से हो रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में चूड़ियां पहना रखे हैं, कानून है तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हो? ये तो सरकार का काम है। मतलब 8 साल तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कहां से आ रहा है, क्या सूत्र पे, कैसी सरकार है तुम्हारी? अपनी क्यों मजाक बना रहे हो? और अवैध है तो फिर 8 साल से उनकी अर्जियों को क्यों पेंडिंग रखा हुआ है, क्यों चलने दिया है? और ठीक है, तुमको ईद के दिन याद आ रही है, ईद के समय में और रमजान के महीने में याद आ रही है। खबर जसपुर के गांव कलियावाला से है, जहां पर गांव के भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मत्स्य विभाग और उद्यान विभाग और बता दें कि कृषि विभाग और गन्ना विभाग सहित अनेक विभाग के अधिकारियों द्वारा
पहुंचकर क्षेत्र के दूर दराज से आए लोगों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन प्रेम सिंह सहोता ने किया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जसपुर तहसीलदार शुभांगनी सिंह भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विभागों के मौजूदा अधिकारियों ने खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित क्षेत्र के 5 किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। तो अधिकारियों ने प्रशिक्षण का आयोजन किया है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ये किया गया है। सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है कहीं न कहीं किसानों को यहाँ पर दी गई है और किसानों को सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया। वाला में प्रेम सिंह सहोता जी के निवास स्थान पर मत्स्य विभाग की मीटिंग रखी गई है, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किसान यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें पशुपालन विभाग भी पहुंचा है, कृषि विभाग भी पहुंचा है, उद्यान विभाग भी पहुंचा है, गन्ना विभाग से भी आए हैं और अपने विभाग की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी विस्तार पूर्वक किसानों को दी गई है। इससे आने वाले समय में किसान उन योजनाओं की जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। किसी प्रकार की गोष्ठी आए दिन हम भिन्न भिन्न गांव में जाके करते रहते हैं आत्महत्या योजना के तहत। और कुछ पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को पुरस्कार देना था, किसी कारणवश किसान वहां पर नहीं पहुंच पाए, वो आज पुरस्कार आज हमने जहाँ मंच से वो आईटी महोदय जी पहुंचे थे, उनके माध्यम से किसानों को 5 किसानों को पुरस्कार दिए गए हैं। ब्लॉक जसपुर में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर हमने भाग किया है और हमारी तरफ से किसानों से ये अनुरोध किया गया है कि 31 मार्च के बाद कोई भी जो है वो धान की फसल ना लगाएं और धान प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से। तो हमारा ये अनुरोध सभी लोगों से है, हम आपके माध्यम से भी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग धान इस बार ना लगाएं और अन्य जो अल्टरनेट फसलें हैं उनकी तरफ जाएं। की मशीन को लेके यहाँ पर कुछ लोगों ने अपडेट किया है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस ब्लॉक को भी जो है मशीन मिल जाए या फिर हम अपने माध्यम से उच्च अधिकारियों को जो मैसेज है किसानों का वो चारधाम यात्रा के दृष्टिगत शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान देहरादून रोड कोतवाली से शुरू हुआ और हरिद्वार रोड से होते हुए कोयल घाटी पहुंचकर समाप्त हुआ है। अभियान के दौरान नगर निगम और पुलिस की टीम मौजूद रही, जबकि जानकारी के मुताबिक तहसील प्रशासन की टीम की मौजूदगी दिखाई नहीं दी गई और अभियान में कई जगह पर सड़क किनारे रखे सामानों को नगर निगम की टीम ने जब्त किया। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कई बड़े प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अवैध तरीके से कोई भी संस्थान या संस्था हो उसके खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, अवैध तरीके से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कांग्रेस को पीड़ा इस बात की नहीं है, पीड़ा उनको इस बात की है कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे, जो जिनको तुष्टीकरण राजनीति करते हैं जिसके लिए वो, मुझे लगता है उनकी पीड़ा इसलिए है और प्रदेश के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नौनियाल हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए इस तरह से कट्टरपंथी शिक्षा के समर्थक बनते हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति करने में मैं चूक गया। यदि मैं बीजेपी के तरीके से हवाई राजनीति घोषित कर दी होती तो बीजेपी को जुम्मे की नमाज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो है छठ की छुट्टी याद नहीं आ रही होती। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि जब हरीश रावत की सरकार थी तब हरीश रावत भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, कभी भी बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुमे की नमाज की छुट्टी की बात नहीं की। इस जो है सभी विषयों पर ध्यान हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी का ही जाता है।
देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबे समय से बागडोर संभालते रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत जी हैं, वो जो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पश्चाताप की पीड़ा निकल रही है। और जब उनको प्रदेश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, उस समय सिर्फ और सिर्फ या तो भ्रष्टाचार की गंगा बहाते रहे प्रदेश के अंदर। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हम आबकारी की बात करें, खनन की बात करें, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष से उत्तराखंड में होने वाली जनहानि का मुद्दा सदन में उठाया है, जिसमें उन्होंने ऐसे नरभक्षी जानवर के शीघ्र उन्मूलन की दृष्टि से जो है नियमों के सुधार की केंद्र से मांग की है। देखिए, जिहाद का आशय स्पष्ट है। जो लोग अपने धार्मिक संदर्भों का संरक्षण करते हुए अपने समुदाय के साथ सामूहिक रूप से और एक सशरीर दूसरी विचारधारा का विरोध करने के लिए निकलते हैं, उसे ही जिहाद कहा जाता है, देखा जाता है। इतिहास में हम सबने इसको भी देखा भी समझा भी है। लेकिन आज कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जिहाद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, आने वाले चुनाव में जनता, देवभूमि की जनता उनको करारा जवाब देगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उपनल कर्मचारी सालों से नियमित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने साथ ही कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। कहना चाहता हूं कि उपनल कर्मचारी जो कि हाईकोर्ट से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए हैं, अभी तक उनके भविष्य का कोई फैसला नहीं हो पाया। शिक्षा जगत में प्रमोशन का कहीं नाम निशान नहीं है। जो हमारे पूरे प्रदेश में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद रिक्त पड़े हैं, जिन पदों का अभी तक सृजन नहीं हुआ है इतने वर्षों में, तो इनके 3 साल खस्ता हाल नजर आए हैं। उधर खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने एनएच के अधिकारियों से वार्ता कर खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग के पेचवर्क और राजमार्ग के निर्माण के बारे में जानकारी ली। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि पेचवर्क का कार्य प्रगति पर है और आपको बता दें कि विगत दिनों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्ग के रुके हुए पेचवर्क को और सुधारीकरण कार्य को पूरा करने के लिए शिकायत की थी। इतना हो जाए। एक अपनी बात को माननीय एसडीएम साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्योहार पड़ जाता होली का, उसकी वजह से भी, और ये कार्य पुनः चालू हो गया। आज एक्सिल साहब भी इसको देखने आए हुए हैं एनएच के, और जेई साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो जाके जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैं इतना ही जरूर जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि ठेकेदार द्वारा कुछ कमियां की जा रही थी। इसके बारे में हमने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया था। उच्चाधिकारियों द्वारा उनको तलब भी किया गया था ठेकेदार को, और वो काम के हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि काम की गुणवत्ता खराब ना हो।
उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था STMC में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से PC करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई, तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये भी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। उधर हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के साथ बैठक की, जिसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। और इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को RTE की मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, और इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी गाइडलाइन के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसे कि अप्रैल में नया सीजन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक, प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए, और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। उधर हरिद्वार SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया, और सबसे पहले उन्होंने कोतवाली में मौजूद असलाह का निरीक्षण किया। इसके साथ ही तमाम कोतवाली का भी निरीक्षण किया, और SSP ने अच्छा काम करने वाले रात्रि प्रहरियों को पुरस्कार भी वितरित किए। बता दें कि मंगलौर में गुम हुए मोबाइल जो कि मंगलौर पुलिस ने ढूंढ निकाले थे और SSP ने मोबाइल मालिकों को लौटाए, और इस दौरान SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उन्होंने वार्षिक निरीक्षण के दौरान जानने का प्रयास किया कि मंगलौर कोतवाली के स्टाफ का किस तरह का रहन सहन है और कोतवाली को किस तरह से मेंटेन किया गया है। और इस दौरान कोतवाली के पूरे स्टाफ के साथ साथ SP देहात और मंगलौर CEO मौके पर रहे। कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है, और ये एक प्रोसेस है जो पुलिस विभाग में समस्त थाने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका वहाँ रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनका रखरखाव, वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर सारी पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनका रखरखाव कैसा है। और इस परिप्रेक्ष्य में SSP के स्तर से आज एक निरीक्षण किया जा रहा है, और अभी तक मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण थाना यहाँ पर SP ग्रामीण। पुलिस क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश संदीप नेगी ने रानी पोखरी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, और इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थाने की तमाम व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा।
थाने में खड़े मुकदमे से संबंधित वाहनों पर भी अपनी नजर घुमाई और पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि मुकदमे से संबंधित खड़े वाहनों का निस्तारण करने के निर्देश थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार को दिए हैं। इसके अलावा साफ सफाई और की ज्यादा बेहतर व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को समय समय पर छात्रों की जो है हैंडलिंग और करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण यहां पर किया गया है। व्यवस्थाओं को हैंडलिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।